फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया कृतिका, गुड मॉर्निंग सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। के कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिस पर आज दिन भर हम सभी की नजर रहने वाली। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करें। तो ये इस वक्त ये पोस्ट की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से। और वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है।
वहीं आपको ये भी बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को बाद में हटा भी लिया था, लेकिन वहीं इस पोस्ट को लेकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की भी अब मांग की थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट हटा दिया है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और वहीं कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है। उनको ये मतलब नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वे लोग ऐसे ही आगे बढ़े। विजय भाव। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का भी अपमान कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangna Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी पर चलिए सीधा ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में शिमला से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं नंदिनी मित्तल। नंदिनी, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से ये एक पोस्ट की गई और उस पोस्ट के बाद में कहीं ना कहीं राजनीति एकदम गर्मा गई है और सीधे तौर पर अब एनसीडब्ल्यू ने भी अपना पक्ष रखा है इस पूरे मामले पे और चुनाव आयोग के पास जाकर के बोला है कि इस पूरे मामले पर जरूरी है कार्रवाई हो। बिल्कुल, जब से ये पोस्ट हुई है तब से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। मंडी में भी बहुत सारी टिप्पणियां हम देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश से बहुत सारी महिलाएं, खास करके सिने जगत में हम प्रीति जिंटा की बात करें, यामी गौतम की बात करें, रूबिका ग्लैक की बात करें, इतनी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी एक आशा लेकर, एक सपना लेकर मुंबई जाती हैं अपना करियर बनाने के लिए। फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां यहाँ से इस समय फैशन इंडस्ट्री में भी हैं। ऐसे में किसी भी महिला जो प्रोफेशनल है उस पर इस तरह की टिप्पणी आना बहुत आपत्तिजनक है। महिलाओं का अपमान इसे लोग मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि और जिस तरह से मंडी के नाम को एक सेक्सुअल पोज किया गया कि मंडी में क्या भाव है, इस तरह से लिखा गया, तो उसको लेकर भी महिलाओं में काफी नाराजगी है, खास करके युवाओं में खासी नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है 5 लाख से ज्यादा महिला मतदाता जो युवा हैं वो वोट डालेंगी इस पूरे चुनाव में। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए थी।
नंदिनी, जैसा कि हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई हैं, और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसमें आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तो ऐसे में क्या एक्शन अभी तक इसमें आगे लेने की उम्मीद नजर आ रही है? अभी आपने दिखाया कि जयराम ठाकुर ने अपनी पोस्ट की है, वो खुलकर जो है कंगना रनौत के साथ आए हैं। कांग्रेस से हमें अभी कोई टिप्पणी नहीं मिली है, लेकिन हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो जब से ये टिप्पणी की गई पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश स्तब्ध है कि किस तरह से एक छोटी जो हमारा मंडी शहर है जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, उसको लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई और ये कहा कि उसको एक सेक्सुअल चीज से जोड़ कर लिया गया। इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। जो बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई हमारा छोटा सा राज्य, हमारा छोटा सा शहर, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वे हिमाचल प्रदेश के जहां देवताओं की जो भूमि है, जो देव समाज है, खास करके हम मंडी कुल्लू की बात करें, जो मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं, यहाँ देव समाज है, यहाँ बहुत सारे देवता हैं जिसके आधार पर पूरी राजनीति भी चलती है, पूरा समाज भी चलता है। इस तरह की टिप्पणी जो है बिल्कुल जो है वो मान्य नहीं है। नंदिनी, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के प्रति, हमारी सेना के प्रति और भी चीजों को लेकर कई बार इस तरह की टिप्पणी की गई है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने ये जो पोस्ट किया था उस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया है, लेकिन क्या जो सोच है, खासतौर पे कांग्रेस की जो सोच है, क्या वो डिलीट हो पाएगी? मैंने कंगना रनौत के जो सेकंड पोस्ट देखी, उसमें बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी युवा को किसी को टिकट दिया जाता है, वह अपने करियर को छोड़ के प्रोफेशनल चीज को लेकर अगर राजनीति में आना चाहता है, अगर वो पुरुष होता है तो उसके खिलाफ जो विचारधारा है उसको लेकर उसे घेरा जाता है, और अगर वो महिला होती है तो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, जो सही नहीं है। आज के बढ़ते समाज में, आज के बढ़ते भारत में सशक्त महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी और उन्हें बढ़ता हुआ देखकर, उन्हें सक्सेसफुल देखकर इस तरह की टिप्पणी किसी तरह भी सही नहीं है, किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जितनी भी सशक्त महिलाएं हैं, चाहे हम जर्नलिज्म में कहें, चाहे हम पॉलिटिक्स में कहें या डॉक्टर कहें, आज महिलाएं किस फील्ड में नहीं है, वे बाहर जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, अपने जो उनका व्यवसाय होता है उसको निभाने के लिए, जैसा कि कंगना रनौत ने कहा कि मैंने हर तरह का कैरेक्टर निभाया है, हर तरह का किरदार निभाया है, और किरदार की जरूरतें भी होती है। ऐसे में किसी भी महिला की प्रोफेशन को लेकर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन सही नहीं है। और किसी तरह, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा राज्य है, यहाँ पर लड़कियां और महिलाएं बहुत सशक्त है, वो इस तरह की टिप्पणी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। निश्चित तौर पर नंदिनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन साफ तौर पर जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि अकाउंट जिसका है उसकी जिम्मेदारी तय भी होती है और वही जवाबदेही भी उससे तलब की जाएगी। और आगे की कार्रवाई क्या होती है इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक
एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी BRS की नेता के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021 से 22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। BRS की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले में जेल में हैं। और इसी पर चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विकास सारथी का, जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विकास, सुप्रभात आपको। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है जमानत को लेकर के, अब आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है? बिल्कुल, देखिए आज उनकी ईडी हिरासत खत्म हो रही है। लगभग 10 दिन की पूछताछ, ईडी 10 दिन से 1 दिन कम आप कह सकते हैं, ईडी की पूछताछ हो चुकी है। अगर ईडी अब फर्दर कस्टडी नहीं मांगता है, क्योंकि शुरू में ईडी ने भी 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, तो जाहिर है उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इस बीच में आपने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी के कविता। उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के सामने इस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट से सीधे नहीं आना चाहिए था, बल्कि उनको जो प्रक्रिया है निचली अदालत में सबसे पहले जमानत की याचिका लगानी चाहिए थी। तो वो जमानत की याचिका भी वहां पर लगाई गई है। उस पर भी सुनवाई आज हो सकती है, या उसको आगे लिस्ट करने के लिए कोर्ट एक दिन तय कर सकता है, क्योंकि ईडी की पूछताछ काफी दिनों से चल रही है। और उनके वकील बार बार ये कह रहे थे कि ईडी को इतनी लंबी हिरासत नहीं दी जाए, फिर भी 2 बारी में मिला करके उनके 9 दिन और जिस दिन उनको हिरासत में लिया गया उस दिन को मिला दे, तो 10 दिन की ईडी लगभग पूछताछ उनसे कर चुका है। आरोप वही है कि वो की कॉन्स्पिरेटर्स में से एक हैं, और आप देखें कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम सार्वजनिक रूप से लिया कि वो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, और उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है कि कविता आबकारी नीति घोटाले के मामले में ईडी आज कस्टडी मांगेगी या नहीं, ये उम्मीद करते हैं कि 12 बजे के आसपास या उसके बाद उनको पेश किया जाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट में, और तब ये साफ हो पाएगा कि वो न्यायिक हिरासत में जाएंगी या ईडी उनकी हिरासत फिर से एक्सटेंड करने की मांग करता है। विकास, क्या बड़े खुलासे अभी तक सामने आए हैं और आगे के इनपुट क्या कहते हैं, क्योंकि साफ तौर पर तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फोकस में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी, और क्या जो अभी तक हिरासत में के कविता रही हैं आगे भी उनकी हिरासत और एक्सटेंड हो सकती है, इस बात की भी कोई उम्मीद है? देखिए, जांच में की बहुत ज्यादा बारीकियां तो ईडी सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन ईडी ने जो आरोप लगाया था उसमें यह था कि इस पूरी आबकारी नीति मामले के 2 पहलू हैं। पहला दिल्ली में नीति बनना, दूसरा तेलंगाना के कुछ कंपनियों को फायदा होना। तो वो कंपनियां जब जिनको फायदा होगा वो पैसा भेजेंगी, ये जो पूरी प्लानिंग थी इसमें के कविता का बहुत अहम रोल ईडी बताती आई है। उसी कड़ी में उनसे पूछताछ हुई है कि उन्होंने किन लोगों को मिलवाया। और अगर आप कुछ दिन पहले देखें, जब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी ईडी ने की, तो उसने कहा कि जो को कॉन्स्पिरेटर हैं उनसे हम आमना सामना भी करवाएंगे जांच के समय। तो ये भी मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह की मांग ईडी करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आप अपनी नजर जो है इस खबर पर लगातार बनाए रखिएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 24 की चुनौती की। और
और चलिए 24 की चुनौती में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 16 नामों की सूची जारी कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समूह में शामिल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमवीए के एक अन्य घटक राकांपा ने अभी तक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। साथ ही आपको बता दें कि एमवीए इंडी गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। और बताया यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगियों के बीच ही सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा हैं। और इसी खबर पर योगेश शीतल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, साफ तौर पर नामों का तो ऐलान हो जाएगा, लेकिन रणनीतियां क्या कहती हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो चुनाव है 24 का, ये कई मायनों में बेहद खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि एक तरफ तो साख शिवसेना की भी है और दूसरी तरफ एनसीपी के लिए भी लगातार जो हम बातें देखने को मिल रही है, वहां पर भी मजबूत कड़ी के रूप में क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या ताजा अपडेट है? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात इस वक्त है, अगर आप जो सवाल आपने किया उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहला ये कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है और साथ में जो एनसीपी है, दोनों ही पार्टी चूंकि स्प्लिट हुई है, पहली बार है जब महाराष्ट्र में दोनों बड़ी पार्टियां स्प्लिट हो चुकी है, दो भागों में बंट चुकी है। ऐसे में दोनों के बीच में, यानी कि अगर आप पैरेलल अगर लें तो एनसीपी का जो खेमा शरद पवार के साथ है और उद्धव ठाकरे का खेमा जो कि शिवसेना का है, इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग एक पजलिंग है जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली की भी मदद ली जा रही है। एनसीपी के नेता, आपको दिखा होगा कई बार कि वो दिल्ली में भी जा रहे हैं। एनसीपी में जो शरद पवार है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस को साथ में लेना ही है, क्योंकि अगर पूरे आप महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें तीनों घटक दल हैं और तीनों के साथ प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है या अन्य छोटी पार्टियां हैं, उनको भी साथ में लेने का प्रयास चल रहा है। तो ये एक पजल है। दूसरा, जो सीट की अगर आप बात करें तो जो बड़ी सीट है, मसलन सांगली की अगर आप बात कर लीजिए या फिर भिवंडी की बात कर लीजिए, ये दो लोकसभा सीट ऐसी हैं जिसको लेकर काफी टसल रहेगा। और सोमवार को यानी कि कल जो है बैठक भी हुई है जिसमें कि शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे खुद वहां पे थे। मैराथन मीटिंग हुई है, कुछ निकल कर लेकिन सामने नहीं आ पाया है। आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर के बाद संभावना है कि कुछ चीजें आधिकारिक तौर पर मीडिया के समक्ष रखी जाए, तब एक रफ आइडिया मिल सकता है कि क्या तस्वीर बनेगी इन महाविकास अघाड़ी की। जी योगेश, अगर देखा जाए तो प्रकाश आंबेडकर ने भी आज यानी कि 26 तारीख तक का ही अल्टीमेटम दिया था कि या तो सीट बंटवारे को लेकर के आज तक स्थिति क्लियर कर दी जाए, नहीं तो वो अलग से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान मची हुई है, लगातार हम सुन रहे हैं कि सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि आज ये स्थिति क्लियर नजर आएगी हमें? देखिए कृतिका, ये पूरी बात जो है अटकलों पर ही निर्भर है, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर की अगर रणनीति देखें तो पहले जो हम लोगों ने इनकी रणनीति महाराष्ट्र में देखी है, वो AIMIM के साथ जा चुके हैं, वोट कटने की भी बात आ चुकी है। वो कांग्रेस के पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे उनको पसंद नहीं है, जो कि वो कहते आए हैं। कई बार वो शरद पवार पे भी कटाक्ष करते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, सारी चीजें फिलहाल अटकलों पर है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर की कोशिश ये थी शुरू से कि वो महाविकास अघाड़ी में आए, लेकिन जो बार्गेनिंग पावर है, जिसको हम बोलते हैं कि मोल भाव की जो क्षमता है, वो फिलहाल उनमें नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनमें वो उस तरीके का जो मशल पावर बोल सकते हैं या जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बोल सकते हैं उनका, या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये वैसी पार्टियां हैं जो कि फिलहाल इस कद तक नहीं पहुंची है कि वो बड़ी पार्टियों को अपने सामने नतमस्तक कर सकें। तो फिलहाल जो, जैसा आपने सही कहा, आज का अल्टीमेटम था, जैसा मैंने भी आपको कहा था कि सेकेंड हाफ में कुछ चीजें स्पष्ट और साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां तक इन दो बड़ी पार्टियों की बात करें जो कि स्प्लिटेड हुई है। चलिए योगेश, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति में। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, और 24 की चुनौती में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप देखते रहिए DD न्यूज।
मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल जनता दल सेक्युलर की कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जेडीएस मांड्या, हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे नामांकन प्रक्रिया भी अब तेज होती जा रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में कई प्रत्याशियों ने बीते सोमवार को नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए धीरे धीरे नामांकन प्रक्रिया तेज होती जा रही है। सोमवार को तमिलनाडु में अलग अलग पार्टियों की उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं डीएमके नेता दुरई वाइको ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु में पहले चरण के तहत सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। उधर न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष एसी षणमुगम ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वेल्लोर सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। डीएमके गठबंधन के घटक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के नवाज कनीन ने रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पीएमके की उम्मीदवार सौम्य अमुमड़ी ने तमिलनाडु के धनपुरी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज करने का भरोसा जताया। I'm contesting for the third time on behalf of the party since 2014. I was unsuccessful in 2014, successful in 2019, and I'm very confident that I will be successful in 2024. I'm very, very grateful for my party leadership for reposing faith in me. उधर केरल के वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भरोसा जताया है कि पहली बार एनडीए इस सीट से जीत दर्ज करेगी। के सुरेंद्रन भाजपा केरल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया। मैं अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ। विकास और प्रगति रोकने वाले राजनीति है राहुल गांधी जी का। विदेशों में भी जाकर देश के विरोध काम करने वाले नेता है राहुल गांधी जी। हम अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे। उधर कर्नाटक में खनन कारोबारी और नेता जनार्दन रेड्डी ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी की आरपीपी का बीजेपी में विलय कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी और उनके बेटे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्रन ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने होली के अवसर पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में तीसरी बार पीएम मोदी के सरकार में आने को लेकर उत्साह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एनडीए 400 पार या उससे अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। मोदी जी के आने का जो उत्साह है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, वो उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनमानस में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और किसी भी दल पार्टी के कार्यकर्ता हो लगातार कल से आज तक जो है जमे हुए हैं।
ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि बाबा बैद्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद है कि मोदी गारंटी में अब की बार 400 पार, उससे भी ज़्यादा हो जाए। उधर कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। सूची में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं असम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक भरत चंद्र नराह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नराह अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नराह को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को उम्मीदवार बनाया है। नराह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस साथ ही उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये 7 वर्ष नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगलमय शुभकामनाएं।
और वहीं दिल्ली में आज विशेष कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर यातायात प्रभावित रहेगा। इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रदर्शन को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया। एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग से की ओर जाने से बचें और बाईपास ना जाएं। इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करें। एडवाइजरी में आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वो धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। और वहीं धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। आज 5वें दिन भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कुछ स्थानों को वहां पर चिन्हित किया गया है और वहां पर की जा रही है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण भी किया जा रहा है। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का ये कदम गजा में युद्ध के मुद्दे पर उसके इजराइल से बढ़ते मतभेद का भी संकेत देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इससे बंधकों को रिहा करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को उम्मीद है कि वो बंदियों को रिहा किए बिना संघर्ष विराम हासिल करने के लिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि नेतन्याहू ने वाशिंगटन में इस सप्ताह होने वाली इजरायली प्रतिनिधि मंडल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक को रद्द करने का भी फैसला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और अक्षय डोंगरे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, साफ तौर पर हम देख रहे हैं ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब आने वाली चुनौतियां क्या-क्या हैं और सबसे अहम बात ये कि आने वाले दिनों में हमें इसमें और क्या देखने को मिल सकता है? क्या नई रणनीति बनती और बिगड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर बात की जाए सबसे पहले अमेरिका के रुख की, तो क्या ऐसा बदला गौरव और श्रुतिका, अगर हम बात करें कि अमेरिका के रुख की, तो ऐसा क्या बदला है पिछले 5 महीनों में कि अमेरिका ने पहली बार सुरक्षा परिषद की जो रेजोल्यूशन है उसमें वीटो करने से मना कर दिया। तो इसमें अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखी जाए, जो लोकल पॉलिटिक्स है उनकी, वो भी, उसका भी एक अहम रोल है। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर मिलकर एक आवाज में कह रहे हैं कि युद्ध विराम लगाया जाए गाजा में, और जिस तरह से वहां पर त्रासदी है उसका एक तरह से जायजा लेकर लोगों की मदद की जाए, तो अगर जितने भी, चाहे परमानेंट मेंबर हो या फिर नॉन परमानेंट, यानी स्थायी जितने भी सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो एक तरफ थे, अमेरिका एक तरफ था जो बार बार वीटो कर अपनी वीटो की शक्ति का इस्तेमाल कर रेजोल्यूशन पे रोक लगा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि
प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि अमेरिका भी उसे हैंडल नहीं कर पाया। और अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी बात की जाए तो हमास ने जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि, आतंकवादी घटना को अंजाम इजराइल के अंदर दिया था, शुरुआती महीनों में तो काफी ज्यादा अमेरिकी अगर पब्लिक की बात की जाए उनका सपोर्ट था इस तरह की जो एक्शन लिया जा रहा था इजराइल द्वारा गाजा में उसके साथ। लेकिन पिछले 5 महीनों में जिस तरह से ये युद्ध एक तरह से कुचता चला जा रहा है और जिस तरह से लोगों को जो जिस तरह तस्वीरें आ रही है, लोगों की दिक्कतें हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो पब्लिक परसेप्शन है यानी कि जनता का जो एक तरह से ओपिनियन है वो भी बदला है। और उसके चलते इलेक्शन अब यूनाइटेड स्टेट्स में है और कहीं ना कहीं भारी पड़ता अमेरिकी सरकार को, वहां के प्रेसिडेंट को भी अगर वो दोबारा एक बार वीटो करते तो पहली चीज ये। और अगर बात की जाए आगे क्या होगा तो लीगली बाइंडिंग 103 यूएन चार्टर की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन ऐसा रहता है कि जो कानूनी तौर पर लीगली बाइंडिंग देशों के ऊपर होता है जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। और अगर लीगली बात की जाए उसके अलावा भी मोरली अगर बाइंडिंग बात की जाए तो मोरल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं इजराइल के पास से चला गया है। तो अगले कुछ दिनों में कम से कम रमजान तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं युद्ध विराम को मानने के लिए मजबूर इजराइल को होना पड़ेगा। जी अक्षय, अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया और वीटो नहीं दिया गया उस पर कहीं ना कहीं इजराइल भी काफी नाराज है। और जो हाल ही में इजरायली प्रतिनिधिमंडल और साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के साथ में जो बातचीत होनी थी, जो बैठक होनी थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका के जो आपसी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए हमें देखने को मिलेंगे? कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि जिस तरह से वीटो नहीं किया अमेरिका ने इस बार, एब्सटेन किया है, उन्होंने समर्थन में भी वोट नहीं किया तो उनके खिलाफ भी वोट नहीं किया, एब्सटेन किया यानी कि वो जाने से ही मना कर दिया। और इसकी वजह से वीटो ना करने की वजह से बाकी मेंबर्स द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो पास हो पाया। तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है अमेरिकी और इजरायली संबंधों को। लेकिन इजराइल भी इस वक्त एक चीज जानता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका सबसे ज्यादा करीबी अगर देश माना जाए इजराइल का तो वो अमेरिका ही है। जब से इजराइल बना है तब से आज तक लेकर अमेरिका ने कई युद्धों में इजराइल की पूरी तरह से आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि कई अन्य तौर पर भी मदद की है। एक तरह से मोरल सपोर्ट उसको दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार वीटो की पावर का इस्तेमाल, वीटो की शक्ति का इस्तेमाल इजराइल के समर्थन में किया है। तो अगर अगले आने वाले दिनों की बात की जाए तो इजरायली संबंध इस वक्त जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके साथ जरूर खराब होंगे। लेकिन अगर बड़े तौर पर बात की जाए इजराइल और यूएस के संबंधों की तो इजराइल समझता है कि अमेरिका के अलावा अगर अमेरिका का साथ छोड़ने के बाद में वो किसी और देश का हाथ थामना चाहे तो वो इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका को रिप्लेस करना आसान इजराइल के लिए नहीं है। और इसीलिए अब हालांकि सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं खटास जरूर आएगी, लेकिन लंबे तौर पर अगर देखा जाए तो इजराइल के पास ज्यादा ऑप्शन अमेरिका के अलावा इस वक्त नहीं बचे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर हम जब देख रहे हैं कि जो संघर्ष है उसमें अमेरिका का जो अभी यहाँ पर जो रणनीतियां हैं वो साफ तौर पर किस ओर इशारा करती हैं, क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में क्या इम्पैक्ट डालेगी ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, और साथ ही नया सवेरा में खबरों का जो ये सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है।
अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी सरकारी बैंकों के मुनाफे में बढ़ोतरी के चलते चालू वित्त वर्ष में कर सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश भुगतान। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 3 तिमाहियों के में सभी 12 पीएसबी ने कुल 98,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये राशि वित्त वर्ष 2022 से 23 के मुकाबले सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए कम है। मदर डेयरी ने डेयरी और फलों और सब्जियों व्यवसायों के लिए अपनी विस्तार योजना की भी घोषणा की है। मदर डेयरी आइसक्रीम और दही श्रेणियों में 30 नए उत्पाद पेश करेगी। मदर डेयरी दूध और फल सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 2 नए संयंत्र स्थापित करने के लिए 650 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस साल सर्दी के मुकाबले गर्मी में 17% अधिक साप्ताहिक उड़ानों के संचालन की योजना। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 किस्मों की करेगा पेशकश। इस पहल के जरिए कंपनी का उद्देश्य भारत से बाहर बसे भारतीय और एशियाई लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट पेश करना है। और कारोबार जगत के बाद अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी दूसरी जीत हासिल करने की होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। आरसीबी की ये इस टूर्नामेंट में पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी ने विराट कोहली के 77 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए और 4 विकेट से ये मैच जीत लिया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगा दिया है। विराट ने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में अपना 100वां अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही कोहली 100 अर्धशतक लगाने के मामले में एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली टी20 में 100वीं बार 50 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बैटर बने हैं। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत आज से हो रही है। इस प्रतियोगिता में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा शटलर लक्ष्य सेन भारतीय दल की चुनौती की अगुवाई करेंगे। इस सीजन में पीवी सिंधु BWAF टूर का खिताब हासिल नहीं कर पाई हैं। हालांकि वो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। और आइए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार और RRR फेम रामचरण एक बार फिर साथ में काम करने के लिए तैयार। होली पर सुकुमार और रामचरण ने अपनी अपकमिंग फिल्म RC-17 का किया ऐलान। रंगों का त्योहार होली में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर होली मनाते हुए नजर आए। दोनों के साथ उनकी बेटी राहा भी दिखी। साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस नादिया मोइदू ने इंस्टाग्राम पर होली के जश्न का एक वीडियो शेयर किया। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और परिवार के साथ इस बार भारत में होली का त्योहार मनाया। इस जश्न में बिग बॉस 17 फेम मनारा चोपड़ा भी नजर आई। सोशल मीडिया पर प्रियंका की होली सेलिब्रेशन की झलकियां सामने आई हैं। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने शादी के बाद खेली पहली होली। कपल ने होली खेलते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। कपल ने व्हाइट आउटफिट में एक साथ की थी ट्विनिंग।
अभिनेत्री तापसी पन्नू और उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास वो की शादी की खबर सामने आ रही है। इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हैं जिन्हें उनकी शादी की बताई जा रही है। हालांकि तापसी और मैथियास ने अभी तक शादी की पुष्टि नहीं की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया की विवादों में घिरी शादी को 14 साल पूरे हुए। इस मौके पर आलिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और ट्रोल करना शुरू कर दिया। और एंटरटेनमेंट की खबरों के बाद अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। व्यक्तिगत संबंधों और जीवन पर क्रोध करने से प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो क्रोध को प्रबंधित करने में प्रभावी हैं। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ उचित नहीं है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है, बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कई तरह से हम पर पड़ता है। क्रोध एक वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम जो हो रहा है वो सामने वाले पे आ रहा है, क्योंकि कई बार सामने वाले को उसके कारण डांटा जा रहा है। ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति आज गुस्सा करता है, उस गुस्से का प्रभाव व्यक्ति के शरीर में 3 दिनों तक रहता है, और उस नुकसान के कारण शरीर की पूरी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो उसकी एक सिस्टम है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई, जिससे बीपी बढ़ जाना, हार्ट पे असर पड़ना, भावनाओं पे असर पड़ना, संबंधों में दिक्कतें आना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक क्रोध या गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। लोगों को छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जैसे दफ्तर के लिए देर होना, अधिक ट्रैफिक मिल जाना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलना, बच्चों का बात न मानना, बच्चे की हरकतें, किसी की अनुचित बात या कोई कार्य पूर्ण न होना। ऐसी बातों पर हम कभी न कभी गुस्सा अवश्य करते हैं। अगर आसपास हो, अवेलेबल हो, हाथ में हो, तो पानी पीना है, सिप सिप कर करके, घूंट घूंट में उसको पीना है, थोड़ा सा समय लेते हुए, और उसके साथ में स्वयं से दोबारा ये प्रश्न करना है कि क्या ये गुस्सा करना उचित है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी करना है, क्या ये गुस्सा करने के कारण जिस चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ उसका समाधान हो जाएगा। ये 2 चीज़ें उस समय तुरंत करनी है। आप तुरंत बैठ करके बैक काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। आप 100 से शुरू कर सकते हैं, 50 से शुरू कर सकते हैं, और उसे वापस 1 तक शुरू आ सकते हैं। कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। क्रोध को स्वयं में एक विकार नहीं माना जाता, लेकिन क्रोध कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक ज्ञात लक्षण है। क्रोध लड़ाई, झगड़े या भागने की प्रतिक्रिया का भाग है। सबसे पहले मन को ये बताना होगा कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं है और इस तरफ हमें कार्य करना है। हम सोने, जागने, उठने इसका एक रूटीन बनाएं, और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसकी हम बात करते हैं, समय का प्रबंधन करना। जब हम इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आने लगती हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अपने गुस्से को शांत रखने के साथ साथ सामने वाले के गुस्से पे भी खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। किसी भी स्थिति को बेहतर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि क्रोध न किया जाए। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप आसानी से चिढ़ जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तो आप क्रोध संबंधी समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आदतों में बदलाव कर क्रोध का उचित प्रबंधन संभव हो सकता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध की आदत को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे पहले मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई।
इस दौरान धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में 26 मार्च को बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 मार्च को पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। खासकर पश्चिम बंगाल से लगते गंगा के मैदानी इलाकों में तेज हवा लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं तूफान के साथ कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। उधर विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। ओडिशा के उत्तरी हिस्सों के साथ ही पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। और इसी के साथ चलिए अब जान लेते हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले कृतिका, बिल्कुल आपको छोड़ जाते हैं जाने से पहले पुष्कर में मनाई गई होली के रंगों के साथ। तो आप लीजिए इन तस्वीरों का आनंद। मुझे, मेरे सहयोगी गौरव और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक